लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। हर देश के पास अपनी एक फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान में फौज के पास एक देश है जिसे वो अपने फायदे के लिए जैसे चाहे वैसे यूज करते रहते हैं। अपने इसी देश की जनता को काबू में रखने के लिए पाकिस्तानी जनरल टाइम टू टाइम भारत विरोधी बयान देते आए हैं और भारत विरोधी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इन सब से उनका नुकसान ही हुआ है। फिर चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो कारगिल के टाइम पर, या फिर 65 की जंग के समय याह्या खान हो, या जनरल अयूब खान। पाकिस्तान को बर्बादी की राह तक लाने में और पाकिस्तान को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बनाने में पाकिस्तान की सेना और इनके जनरल्स का ही सबसे बड़ा रोल रहा है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स ने अलग अलग टाइम पर इंडिया के साथ दुश्मनी मोल ली, जिसका अंजाम हुआ पाकिस्तान की बेइज्जती, उसकी आर्थिक बर्बादी और पिछड़ापन। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब पाकिस्तान बना तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के सामने देश को चलाने का बड़ा चैलेंज था। भारत ने तो अपनी मजबूत लीडरशिप के चलते एक डेमोक्रेटिक देश की स्थापना कर ली, लेकिन पाकिस्तान अपने कायदे आजम की मौत के बाद जो लड़खड़ाया, उसका नतीजा हुआ कि लंबे वक्त तक पाकिस्तान में तख्ता पलट होते रहे। इन तख्ता पलटों में कई आर्मी चीफ आए और गए और लोकतांत्रिक सरकार की जगह खुद पाकिस्तान को चलाते रहे। आज हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं, वहाँ के गिरते हालात, लगातार हार और भारत से झगड़े के पीछे की वजह जब हम ढूंढते हैं तो एक चेहरा बार बार सामने आता है, और ये चेहरा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स का। इन्होंने अपने छोटे बड़े फैसलों और प्रोपेगेंडा से पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ ढकेल दिया, और इनकी राजनीति भी हुई तो भारत से कश्मीर को लेने की। यही वजह है कि आर्थिक सुधारों पर ध्यान देने की जगह परमाणु बम बनाने पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया। कश्मीर को देश का एकमात्र मुद्दा बनाने पर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। भारत पर हर बार चढ़ाई करने की इन्होंने कोशिश की। कभी कहा गया कि घास रोटी खाएंगे, परमाणु बम बनाएंगे, तो कभी कहा गया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से 1000 साल तक लड़ता रहेगा। और ऐसी बातों का खामियाजा हर बार पाकिस्तान की आम जनता को भुगतना पड़ा। अपने फायदे के लिए पाकिस्तान ने पूरी आवाम को जंग में उलझाकर बेसिक एजुकेशन और हेल्थ की चीज़ों से दूर रखा ही, साथ ही साथ 1947 से 1999 तक हुई 4 लड़ाइयों में पाकिस्तान की सेना को मुंह की भी खानी पड़ी। और अभी भी इंडियन आर्मी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती रही है, और इसके पीछे हमेशा ही हाथ रहा है आर्मी चीफ का। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी में और भारत की दुश्मनी में खूब योगदान दिया, उनका नाम आता है सबसे पहले जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान 1951 में पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर इन चीफ बने। इस टाइम तक पाकिस्तान का संविधान बना नहीं था। अयूब खान ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के संविधान में आर्मी के पास ज्यादा ताकत हो। इसीलिए जब उनके मन का काम नहीं हुआ तो उन्होंने 1958 में तख्ता पलट किया और सेना का शासन लागू कर दिया। और ऐसा करने वाले वो पहले पाकिस्तानी जनरल बन गए। ये वही अयूब खान थे जिन्होंने 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अपने कई सैनिकों को चुपचाप कश्मीर में घुसाना शुरू किया। इन सैनिकों का मकसद था कश्मीर के 4 ऊंचाई वाले इलाकों पीर पंजाल, गुलमर्ग, उरी और बारामूला पर कब्जा करना। इस साजिश का ही नाम था जिब्राल्टर। अयूब खान ने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर ली थी और सादी वर्दी में आर्मी को खबर हुए बिना कश्मीर में अपने सैनिक घुसा दिए थे। लेकिन कश्मीर के लोकल लोगों ने जब नोटिस किया कि उनके घरों के आसपास अजनबी ही अजनबी घूम रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत इंडियन आर्मी को खबर दी, और इससे इंडियन आर्मी भी हरकत में आई। अयूब खान की सेना के कुछ सैनिक पकड़े गए और दुनिया के सामने उनकी साजिश नाकाम हो गई। इसके बाद इंडियन आर्मी ने भी कश्मीर को बचाने के लिए अपना मिशन शुरू किया। यही वो लड़ाई थी जब भारतीय सेना ने लाहौर शहर को चारों ओर से घेर लिया था। इस लड़ाई में पाकिस्तान की शर्मनाक हार तो हुई ही, साथ ही अयूब खान की भी भयानक बेइज्जती हुई। इसका फायदा तब के मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने उठाया और उन्होंने अयूब खान को खूब कोसा। रिजल्ट ये हुआ कि जुल्फिकार अली भुट्टो को तो जेल भेजा गया, लेकिन 1967 में अयूब खान से भी राष्ट्रपति की पदवी छीन ली गई और उनकी जगह पर आर्मी चीफ की कमान आ गई जनरल याह्या खान के पास। याह्या खान ने भी वही किया जो अयूब खान कर रहे थे। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ बातें करना, कश्मीर को भारत से छीनने की वकालत करना। इसी बीच साल 1970 के बाद से जब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चुनाव का माहौल आया, तब याह्या खान ने भी एक बड़ी गलती की।
दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान के चुनाव में जीत हो गई ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान की। इस जीत से वेस्ट पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं थी, यानी सेना खुश नहीं थी। वो लोग पहले से ही ईस्ट पाकिस्तान के साथ भेदभाव करते थे, उन्हें निचले दर्जे का समझते थे। यही वजह है कि याह्या खान ने चुनाव के रिजल्ट को दबाने की कोशिश की। उन्होंने मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया। फिर ईस्ट पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर लोगों पर अत्याचार हुआ। ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर यहाँ करीब 30,000 मासूम बांग्ला लोगों को मारा गया। इसी माहौल में भारत ने ईस्ट पाकिस्तान की मदद की और जिसने 1971 की भारत और पाकिस्तान की जंग को जन्म दिया। यह ऐसी जंग थी जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही हो गए। ये जंग पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी हार में बदल गई। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इस जंग में इंडियन आर्मी के सामने हथियार डालकर सरेंडर किया। इंडियन नेवी ने न सिर्फ पाकिस्तान के PNS गाजी को समुद्र में डुबाया, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े पोर्ट कराची को भी ध्वस्त कर दिया। आखिर में ईस्ट पाकिस्तान हमेशा के लिए पाकिस्तान के हाथों से फिसल गया, जो आगे चलकर आपको पता है बांग्लादेश नाम से एक नया देश बना। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। ये सब कुछ याह्या खान की खराब लीडरशिप का नतीजा था। उन पर आरोप लगे कि वो शराब और औरतों के आगे कुछ नहीं देखते। इस युद्ध ने पाकिस्तान को काफ़ी पीछे ढकेल दिया। लेकिन ये कहानी बस इन 2 लोगों पर नहीं रुकती। अगले जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, असल में आज की कंडीशन के लिए, कश्मीर में टेररिज्म के लिए यही आदमी जिम्मेदार है। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद जनरल जियाउल हक थे। जियाउल हक ने साल 1977 में अपने सबसे करीबी PM जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट किया था। भुट्टो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका सबसे खास आदमी ही उनकी पीठ पर वार करेगा। लेकिन जियाउल हक ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदलते हुए न सिर्फ एक इलेक्टेड PM को फांसी पर चढ़वाया, बल्कि पाकिस्तान की राजनीति में आतंकवाद की एंट्री भी कराई। जी हाँ, 1980 के दशक से पहले तक भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी टेंशन थी, वो टेंशन कश्मीर को लेकर 2 देशों के बीच की टेंशन थी। लेकिन जियाउल हक ने इस लड़ाई को पूरी तरह से बदल दिया। जियाउल हक जब तख्ता पलट कर रहे थे, उसी वक्त उनके पड़ोसी देश अफगानिस्तान में सोवियत संघ जंग लड़ रहा था। इसी टाइम का फायदा उठाकर जियाउल हक ने अमेरिका से CIA से मदद ली और मदद के पैसों से अपने यहाँ मुजाहिदीन तैयार किए। ये मुजाहिदीन बाद में अलग अलग आतंकवादी संगठनों में बदल गए। इसी दौरान कश्मीर में भी पाकिस्तान ने आतंक का बीज बोया। भारत में घुसपैठ और फिदायीन हमले बढ़ने लगे, जिसका असर आज तक भारत झेल रहा है। वैसे आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त ऐसा भी आया जब भारत को आतंकवाद का दंश देने वाले जियाउल हक ने भारत के साथ कश्मीर के मुद्दे को लेकर बातचीत की कोशिश भी की। तब राजीव गांधी देश के PM हुआ करते थे, लेकिन ये बातचीत पूरी हो पाती उससे पहले ही प्लेन क्रैश में जियाउल हक की मृत्यु हो गई। आज भी कई लोग मानते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहती थी कि भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर कोई समझौता हो, इसीलिए जियाउल हक को रास्ते से हटा दिया गया। माना जाता है कि जिन्ना के ही करीबी लोग जो पाकिस्तान को इस्लामी हिसाब से चलाना चाहते थे, उन्होंने जियाउल हक को रास्ते से हटा दिया। आज भी जियाउल हक के प्लेन क्रैश की बात एक मिस्ट्री है। खैर, जियाउल हक की मौत के बाद जो अगला तख्ता पलट हुआ वो हुआ साल 1999 में। इस टाइम पर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और देश की कमान अपने हाथों में ले ली। सबसे बड़ी बात है कि इनको भी आर्मी चीफ बनाने का काम नवाज शरीफ ने ही किया था। हुआ ये कि फरवरी 1997 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। नवाज शरीफ की पार्टी को मेजॉरिटी मिली। नवाज शरीफ दूसरी बार PM बने। उनकी सरकार में पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण हुआ, जो सफल भी रहा। कुछ टाइम बाद नवाज शरीफ की तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल जहांगीर करामात से ठन गई। नवाज ने जहांगीर को हटाकर परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना दिया। उस वक्त नवाज शरीफ भारत के साथ पीस टॉक्स कर रहे थे, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने पीठ में छुरा घोंपा। मुशर्रफ ने आर्मी चीफ बनते ही अपना रंग बदल लिया। नवाज शरीफ को बिना बताए इन्होंने कारगिल पर हमला कर दिया, जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी इंडियन आर्मी के सामने। इस हार को लेकर पाकिस्तानी अवाम में गुस्सा था। सेना हार का दोष लेना नहीं चाहती थी, सरकार भी इससे बच रही थी। सड़कों पर नवाज को लेकर पोस्टर लगने लगे थे, मियाँ तुम कब जाओगे, ये सब लिखा हुआ था। जब ये बात दुनिया के सामने आई तो पाकिस्तान की और बदनामी हुई। कारगिल में कई पाकिस्तानी जवान मारे गए, उनकी लाशें भी पाकिस्तान ने वापस नहीं ली। 9 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ अपने लाहौर के आवास में थे।
नवाज ने अपने भाई और उस वक्त के पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को बताया वो जनरल परवेज़ को आर्मी चीफ के पद से हटाने का फैसला कर चुके हैं। शहबाज शरीफ हैरान हो गए। जवाब में कहा, अगर जनरल मुशर्रफ को हटाना ही था तो 4 महीने पहले जून की शुरुआत में क्यों नहीं हटाया। तब नेवी और आर्मी के दोनों चीफ उनसे खफा थे। इस वक्त मुशर्रफ को हटाना खतरनाक हो सकता है, मार्शल लॉ भी लग सकता है, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। मुशर्रफ अपने भरोसेमंद अफसरों को तख्ता पलट की पूरी प्लानिंग समझाकर श्रीलंका चले गए थे। उन्हें 12 अक्टूबर को ही पाकिस्तान लौटना था। ऐसे में नवाज शरीफ ने उनके जहाज़ को पाकिस्तान में उतारने पर बैन लगा दिया। इसके साथ ही नए आर्मी चीफ को शपथ दिलाने की पूरी प्लानिंग कर ली गई। लेकिन जैसे ही टीवी पर मुशर्रफ को आर्मी चीफ के पद से हटाए जाने की खबर ब्रेक हुई, उसके कुछ ही देर बाद आर्मी की एक टोली पीटीवी के ऑफिस पहुंच गई। फिर जल्दी ही ट्रक भरकर कई फौजी टीवी के दफ्तर पहुंचे और प्रसारण को रुकवा दिया गया। उस रात 9 बजे आने वाला न्यूज़ भी ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ। जनता टेंशन में आ गई कि कहीं इंडिया ने फिर से हमला तो नहीं कर दिया। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और 12 अक्टूबर 1999 को प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए और अगस्त 2008 तक वो राष्ट्रपति बने रहे। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हैं जनरल असीम मुनीर, लेकिन इनकी सोच भी वही पुरानी है। 2022 में जब असीम मुनीर ने पद संभाला तो उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान कुछ सुधरेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स देने हो, कश्मीर पर घटिया प्रोपेगेंडा करना हो, बलूचिस्तान में अत्याचार करना हो, ये सब कुछ पुराने वही चीज़ें हैं। ये सब कुछ वही है जो पुराने जनरल्स करते आए हैं। असीम मुनीर भी भारत के खिलाफ झूठे नैरेटिव्स बनाते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी लोकतंत्र की आवाज़ को दबाते हैं। असीम मुनीर के कार्यकाल में भी भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने की बजाय और ख़राब हो गए। एलओसी पर फायरिंग, पीओके में आतंकवादी कैंप और डिप्लोमेसी के नाम पर धमकियाँ, ये सब कुछ दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ भी नहीं सीखा। आज पाकिस्तान के पास ना तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ना तो कोई पॉलिटिकल दिशा है। आईएमएफ से लोन लेना, चीन का दबाव और बलूच लोगों का विरोध, ये सब दिखाता है कि पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है। लेकिन फौज अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत को दुश्मन दिखाना जारी रखती है और इस पूरी पहल में असीम मुनीर को मास्टरमाइंड बताया जाता है माना जाता है। अभी भी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को आपने बहुत कम देखा होगा और पूरे ऑपरेशन में, जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसमें पाकिस्तानी सेना की ही बातें आप सुनते आए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है उसमें यहाँ पर सबसे बड़ा हाथ जो होता है इस्टेब्लिशमेंट का होता है, जिसे आज की तारीख में पाकिस्तान की सेना कहा जाता है। और ये सब कुछ पिछले 40 सालों के आर्मी रूल का नतीजा है कि पाकिस्तान आज की तारीख में चोला ओढ़े हुए लोकतंत्र का, लेकिन असल में वो है एक तानाशाही से घिरा हुआ मुल्क। एक तरफ इंडिया है जो G20 समिट होस्ट करता है, चंद्रयान भेजता है और दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में शामिल है। कई कमियां हैं लेकिन फिर भी। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपने ही लोगों से लड़ रहा है और फौज देश को चलाने का नाटक करती है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि भारत में सेना अपने एरिया में लिमिटेड है, जबकि पाकिस्तान में फौज ही असली किंग है। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तब सुधरेगा जब तक वहाँ की फौज अपनी कुर्सी से नहीं हटेगी? जब तक उनका आर्मी चीफ ही देश का असली हुक्मरान बना रहेगा, तब तक ना लोकतंत्र आएगा, ना अमन चैन। हर जंग, हर आतंकवादी हमला और हर देश विरोधी नीति के पीछे पाकिस्तान की फौज का हाथ है। और जब तक ये हाथ काटा नहीं जाता, पाकिस्तान खुद को बर्बादी से नहीं बचा सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।